हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। यह चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के फुल सिलेबस को कवर करता है। हेंस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके इस मैथ्स अर्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का लेक्चर क्लास 11th के सेट थ्योरी चैप्टर पर बेस्ड है। ये सेकंड लेक्चर है इस टॉपिक पर। पहले लेक्चर में हमने सेट, टाइप ऑफ सेट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सेट, इस तरह की चीज़ें जो बेसिक इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं उन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सेट पर ऑपरेशंस देखेंगे कि कौन से ऑपरेशंस सेट पर पॉसिबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन पे आए तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा, ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशंस हम जो रियल नंबर की बात करें तो पिछले क्लासेस में हमने जो प्लस कुछ दो रियल नंबर पर हम कुछ एडिशन करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम ऑपरेशंस कहते हैं। ये ऑपरेशंस थे रियल नंबर पर। उसी तरह यहाँ पर जो ऑपरेशंस सेट पर होंगे वो होंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑपरेशन सेट्स पर जो होता है वो है यूनियन। तो यूनियन हम कहते हैं, मान लिया हमने दो सेट लिया और उन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम सारे के सारे एलिमेंट्स को एक जगह नोट कर लिया, तो उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। जैसे और उसको डिनोट करते हैं तो यू जैसा सिंबल होता है, तो इसे यूनियन बोलते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो उसे हम कैसे कहते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, आइदर ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। तो उनमें से किसी भी, दोनों में से किसी का भी एलिमेंट हो तो वो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा ही होगा। यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स आपको लेने ही होंगे, तभी ए यूनियन बी में वो सारे आ जाएंगे और वो उसी को हम यूनियन कहते हैं। उस ऑपरेशन को यूनियन ऑपरेशंस कहते हैं सेट पर। एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू 2 3 8। एक ए सेट है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 3 और 8, और बी जो सेट है उसमें 3 8 10 और 12, ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो इनका यूनियन आपको निकालना है, इन दोनों सेट का, ए यूनियन बी। तो ये होगा आपके 2 3 8 आपने ले लिया। 2 3 8 पहले ए की सारी चीज़ें कॉपी कर लो। 2 3 8 आपने तीनों एलिमेंट कॉपी कर लिए। अब देखो यहाँ 3 8, 3 तो पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 8 भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों को हमें डुप्लीकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हमने इन दोनों को डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया। उसके बाद हमारा क्या बचा, 10 और 12, तो उनको भी हमने यहाँ कॉपी कर लिया। तो ये हमारा ए यूनियन बी सेट हो गया, जिसमें कि हमने सारे के सारे, आइदर ए का एलिमेंट था तो भी उसे हमने इसमें इंक्लूड किया, बी का भी एलिमेंट था तो उसे भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो अब जैसे हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम इस तरह का होता है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ करता है। यूनिवर्सल सेट जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया है, स्क्वायर बॉक्स में दिखाया है, और उसके बाद हम सेट जो होता है वो हम इस तरह से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। तो ए और बी हमारा इस तरह का सेट हो गया, और इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स। तो इस तरह का जो ये जो हमारा ये शेडेड एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया, ये सब हमारा ए यूनियन बी में आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी में ये सारा ही शेडेड पोर्शन आ जाएगा, यानी कि ए का या बी में कहीं भी कुछ भी एलिमेंट्स है वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में जैसे अभी हमने देखा था यूनियन ऑफ सेट, उसमें आइदर इसके एलिमेंट हो चाहे उसके एलिमेंट हो, दोनों को आप इंक्लूड करते थे। इंटरसेक्शन में हम करते हैं कि दोनों के एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम इंटरसेक्शन में आएंगे, यानी कि उनके कॉमन जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में रखते हैं। अब इसका जो इंटरसेक्शन का सिंबल होता है वो यूनियन वाले जो सिंबल था उसी को उल्टा कर देते हैं, तो ये उल्टा यू की तरह दिखता है। ए इंटरसेक्शन बी सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इज इक्वल टू एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड
एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। वहाँ पर जैसे था कि और वाला कंडीशन बनता था, या आइदर ऑफ दिस यूनियन में ऐसा होता था कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, वो यूनियन होता था। इंटरसेक्शन में होता है कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम इस वेन डायग्राम में देखें तो वो हमारा ये जो है ये पार्ट हमारा कॉमन जो एरिया हुआ, यही कॉमन एरिया, और इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये ए में भी लाई कर रहा और बी में भी लाई कर रहा, ठीक है, दोनों में लाइन कर रहा। तो और यही कहता भी है इसका डेफिनेशन कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए मेरा एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स है 2 3 8, बी का जो सेट है उसमें 2 3 10 और 12। तो इसमें हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है। तो जैसे ये 3 इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, 2 इसमें लाई करता नहीं है, 8 जो है वो इसमें लाई कर रहा है, और उसके बाद अगर हम और देखें तो और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब 3 और 8 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही हमारे ए इंटरसेक्शन बी सेट में आएंगे। क्लियर है? चलिए, अब एक और टर्म है, ये एक्चुअल में कुछ ऑपरेशन नहीं है, डिसजॉइंट सेट। तो वो यहाँ पर लॉजिकली रख दिया गया है जिससे कि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो डिसजॉइंट सेट होता है कि अगर आपके दो सेट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है यानी कि एम्प्टी सेट है, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, ए जो है हमारा कुछ इसमें देखा जाए तो इवन नंबर्स हमने कुछ लिए हैं, और बी जो सेट है उसमें ऑड नंबर्स ले लिए हैं। तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि ऑड का सेट अलग होगा, इवन का सेट अलग होगा। तो इनको हम ए और बी को हम डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं, और क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं हैं। और इसको हम डिनोट इस तरह से वेन डायग्राम में देखें तो हमारा सेट जो है वो बिल्कुल दूर दूर रहेंगे, कुछ भी इसमें कॉमन होगा नहीं, अगर यहाँ पर कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन एरिया दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए इसे हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। क्लियर? चलो जी आगे चलें। अब आगे है इसमें नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स कहता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में दो सेट हमने ले लिया ए एंड बी, और उनका डिफरेंस अगर निकालना है तो हम कहेंगे कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो बिलोंग करते हैं बट बी में बिलोंग नहीं करते, मतलब एक्सक्लूसिवली ए में बिलोंग करते हैं और बी में नहीं करेंगे। उसको डिनोट करने के लिए माइनस साइन हमसे डिनोट करते हैं। माइनस जैसे डिफरेंस के लिए हम माइनस रियल नंबर्स पे भी करते हैं, और यहाँ पर भी डिफरेंस बोलते भी हैं और इसे माइनस साइन से डिनोट भी करते हैं। और इसको रेड ऐसे पढ़ते हैं ए माइनस बी। सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए तो क्या किस तरह डिफाइन होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि एक्सक्लूसिवली ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसका एक और तरीका हो गया है ए और डिवाइडेड बाई डैश बी, इसको भी हम डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। यहाँ डिवाइडेड वाला तो कोई ऑपरेशन ऐसा सच होता भी नहीं है, तो ए स्लैश बी इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट इसको भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं इसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ए एक सेट है हमारा, ए में जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 ले लिया, और बी में ले लिया 3 4 5 6। तो ए माइनस बी अगर हम कहें तो ए माइनस बी में वैसे एलिमेंट्स होंगे जो एक्सक्लूसिवली ए में हैं। तो 1 देखा जाए तो 1 किस इसमें लाई नहीं करता, यानी कि ये एक्सक्लूसिवली इन ए है। अब 2 का देखें तो 2 भी एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लाई करता नहीं है, इसलिए 2 एक्सक्लूसिवली यहीं पर लाई कर रहा, इसलिए ये भी उस सेट का पार्ट होगा। अब और 3 का देखें तो 3 यहाँ पर लाई करता है, यानी कि यह कॉमन एलिमेंट हुआ। 4 भी जो है कॉमन एलिमेंट हुआ। तो यानी कि a माइनस बी की बात करें, डिफरेंस ऑफ a एंड b अगर करेंगे तो वो होगा 1 एंड 2, क्योंकि वही एक्सक्लूसिवली इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम में a b हमने इस तरह से दिखा दिया, तो जो हमारा ऐसा एरिया जो केवल एक्सक्लूसिवली इसमें लाई करता है, केवल वही हमारा शेडेड एरिया जो है वही केवल हमारा a माइनस बी का पार्ट होगा। ये कॉमन एरिया है a का, तो वो हम नहीं लेंगे इसमें।
एक्सक्लूसिव वाला पार्ट ही केवल आता है डिफरेंस में। अच्छा, एक और इस पर देख लेते हैं, b माइनस ए होता तो क्या होता है? ये b माइनस ए होता, इसका मतलब होता कि एक्सक्लूसिवली इन b में एग्जिस्ट करता है वो एलिमेंट। तो वैसे एलिमेंट देख लेते हैं, 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 और 6 ही ऐसे एलिमेंट है जो एक्सक्लूसिवली b में लाई करते हैं, इसलिए b माइनस ए 5 और 6 एलिमेंट हो जाता। इस तरह से हम उस b माइनस ए को दिखाते। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। एक हमने डिफरेंस पढ़ा, अब सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल से हमने डिनोट किया, और इसको इसका जो डेफिनेशन है वो कहता है कि a माइनस बी मतलब एक्सक्लूसिवली a वाले एलिमेंट यूनियन b माइनस a वाले एलिमेंट, मतलब a माइनस बी वाले एलिमेंट जो थे और उसको यूनियन कर दिया हमने b माइनस a वाले एलिमेंट से, तो वो हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अब इसको अगर हम इस वेन डायग्राम में देखना चाहें, वेन डायग्राम में किस तरह डिनोट होगा, एक्सक्लूसिव ए वाले को पहले हम देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव ए को ले लिया, ये हमारा एक्सक्लूसिव ए वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब ए माइनस बी ये निकल आया, अब b माइनस ए निकालना है, यानी कि एक्सक्लूसिवली b में वो एलिमेंट होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिवली b वाले एलिमेंट तो इस तरह से निकलेंगे, ये वाला पार्ट हमारा b माइनस ए का हो गया। ठीक है, और इस तरह से, और यूनियन का मतलब तो होता है ये पार्ट भी हो और ये पार्ट भी हो। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b जो होगा वो ये पोर्शन जो शेडेड एरिया है वो होगा, मतलब a यूनियन b में से ये कॉमन पार्ट आपने हटा दिया, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a माइनस a एंड b आ गया हमारे पास, यानी कि a ट्रायंगल b हमारा ये शेडेड एरिया है। अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। एग्जांपल में देख लेते हैं, a हमारा सेट 1 2 3 4 है, वही पुराना सेट है, एंड b भी हमारा वही पुराना सेट 3 4 5 6 है। तो इसमें हमने एक्सक्लूसिव वाले जो थे a माइनस बी वाले को निकाल लेना है, वो 1 2 थे, वो हमने ले लिया क्योंकि 3 4 तो कॉमन है, तो उनको हटा देना, 1 2 को ले लेना, और यहाँ पर b माइनस ए में कौन कौन से आएंगे, 5 6 होंगे, 3 4 तो कॉमन है ही ऑफकोर्स। तो 1 2 5 6 यूनियन है, इसलिए इन दोनों को सारे एलिमेंट्स को ऐड करके देखना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो 1 2 5 एंड 6 ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है कि वहाँ पर a माइनस, यहाँ पर हम जो है वो लेते हैं a माइनस बी और उसको यूनियन कर देते हैं एक्सक्लूसिव b वाले से, तो वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में जब हमें एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, यूनिवर्सल सेट हमारा u से डिनोट होता ही है, और एक सेट हमने a ले लिया, उसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट का ऑफकोर्स वो सबसेट ही होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a वैसे एलिमेंट होंगे जो हमारे a में लाई ना करें, जो एलिमेंट हो u के तो एलिमेंट होगा, बट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a में उसे लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसको हम सिम्बॉलिकली डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, a डैश और a के ऊपर a का पावर जैसा हम c दिखा देते हैं, तो a कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं। इसको इस तरह दोनों तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो a डैश या a और a कॉम्प्लीमेंट या a टू पावर रेज टू पावर c हम किसी भी तरह से कह सकते हैं, सब एक ही है। और ये होता है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ u, यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट ऑफ कोर्स उसे होना चाहिए, बट एंड x not equal to, not the element of, does not belong to set A। ठीक है, और इसको एक तरीका और भी है इसको बताने का कि a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से माइनस ही तो कर रहे हैं, क्योंकि वैसा ही तो है कि एक्सक्लूसिवली यूनिवर्सल सेट में वो हो a में ना हो, वही तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कहता है कि सेट A हमने ले लिया 1 2 3 4,
और यूनिवर्सल सेट में हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5 6। तो ए डैश जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट ए इज इक्वल टू वैसे एलिमेंट जो एक्सक्लूसिवली यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो बट ए में नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा 0 जो है वो यहीं पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा। 1 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है। तो इनको हमें नहीं लेना, इनको आप हटा दो, इनको नहीं लिया, हम इग्नोर कर रहे हैं। और उसके बाद 5 6, तो हमारा 0 5 6 ये 3 एलिमेंट हो गए ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम में देखा जाए, वेन डायग्राम में कौन सा एरिया होगा वो देखते हैं। तो वो हमारा ए को हमने, ये तो यूनिवर्सल सेट बार वाला है जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और अंदर सर्कल जो है वो हमारा ए है। तो ये जो पार्ट जो बच गया बॉक्स में हो लेकिन सर्कल में ना हो, ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा हमारा, ये पूरा समझ लेना इस, ये जो अब हमने जो शेड कर दिया वो एरिया हमारा ए डैश हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लॉ है, उसे समझते हैं क्या कहता है वो कहता है कि ए यूनियन बी, आपने दो सेट का यूनियन निकाला और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो जब इसे हम तो वो इक्वल किसके होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं। ए यूनियन बी, इसको आपने ब्रैकेट में रख लिया और ब्रैकेट के बाद फिर आपने कहा कॉम्प्लीमेंट है, तो आप ब्रैकेट ओपन जब करोगे तो ए का तो कॉम्प्लीमेंट सीधा निकाल दो, ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन जो है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आप समझ लो कि इंटरसेक्शन हो गया। तो आपने ब्रैकेट जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो आपने इंटरसेक्शन उसकी जगह लिख दिया, बी का फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो बस यही हो गया इसका। सिमिलरली सेकंड रूल भी है इसका, और वो लॉ कहता है ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो होगा, ब्रैकेट ओपन करो, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर आ गया, इंटरसेक्शन जो है उसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आप समझ लो यूनियन हो जाता है, ये आपस में रिवर्स हो जाते हैं, है ना। तो ब्रैकेट जब भी हम ओपन करेंगे और कॉम्प्लीमेंट बाहर में है तो उसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, इनका रिवर्स करना होता है। इनको इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो। तो ये जैसे ही इंटरसेक्शन हुआ हमने उसको यूनियन में चेंज कर दिया। यहाँ पर बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट वो बाहर में डाल दिया, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का जैसे हम इसको हम वेन डायग्राम से वेरीफाई कर लेते हैं कि ये होता है या नहीं। ए यूनियन बी हम सोचे तो ए और बी का पार्ट, ये पूरा एरिया, ए के अंदर का पार्ट इंक्लूसिव ऑफ ये कॉमन एरिया, ये ए पूरा हो गया, और ये बी, ये पूरा का पूरा हमारा ए यूनियन बी हो गया। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऐसा एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो एग्जिस्ट करे लेकिन ए या बी में ना करे, यानी कि ये यूनियन में ना करे, इस पूरे एरिया में ना करे वो, बट यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि कौन सा एरिया हो गया, ये देखो ये एरिया हो गया, है ना। इस एरिया को हमने बता दिया, ये एरिया हो गया, ठीक है। ये एरिया पूरा हमारा डिनोट कर रहा है इसे, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये एरिया हो गया। अब चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं। ए डैश, ये हमारा ए है, इसे ए लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मिसिंग था। चलो अब ए डैश की बात करें। ए डैश कौन सा एरिया होगा, ए डैश मतलब कि ए को छोड़ करके बाकी सारा, मतलब कि बी के ये जो एक्सक्लूसिव बी वाला पार्ट हो गया, और ये पार्ट जो बाहर का है, ए को छोड़ करके जो भी चीज़ें थी वो सब के सब इसमें आ गई, ठीक है। तो वो पार्ट हमने सोच लिया। अब उसके बाद इंटरसेक्शन कहता है बी और डैश। बी डैश कौन सा होगा, बी डैश मतलब बी को छोड़ दो और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब इसमें आ जाएगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात कर रहा,
इन दोनों को इंटरसेक्ट करने की बात है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है ए डैश और बी डैश में। ए डैश और बी डैश में कॉमन की बात करें तो ए डैश में जैसे था, ए डैश में मतलब ए को हम छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें ले रहे थे, मतलब ये बी वाला पोर्शन जो एक्सक्लूसिव बी में था वो पोर्शन प्लस ये बाहर का पोर्शन, ठीक है, वो ले रहे थे। अब बी डैश में क्या ले रहे थे, बी डैश में था हमारा एक्सक्लूसिव ए वाला पोर्शन प्लस ये बाहर वाला पोर्शन। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का कॉमन एरिया तो केवल यही वाला पार्ट था, जो हमने कॉमन वाला पार्ट बाहर का एरिया था यही तो बचा केवल, क्योंकि एक में एक्सक्लूसिव बी वाला पार्ट था, एक में एक्सक्लूसिव ए वाला पार्ट था, उन दोनों में कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, उनके इंटरसेक्शन में तो कुछ आना ही नहीं है, तो जो भी बचा वो ये एरिया ही बच गया। तो इस तरह से अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो ये एरिया भी वही बता रहा है, ए यूनियन बी का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो भी वही चीज़ें बता रहा है, उसी एरिया को डिनोट कर रहा है। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड करता है। आप किसी भी अदर एग्जाम्पल के साथ भी चेक कर सकते हो, एग्जाम्पल अलजेब्रिकली देख सकते हो, तो उसमें भी ये डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड करेगा ही करेगा। इसी तरह आप सेकेंड वाला भी वेन डायग्राम से या तो चेक कर सकते हो या इस तरह से चेक कर सकते हो। क्लियर? चलिए जी आगे चलें। आगे आते हैं तो ऑपरेशंस हमने ख़त्म कर लिया। अब जो हम पोर्शन में आए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार इन पर बनते हैं, इसलिए ये पोर्शन हम देख लेते हैं। अभी तक का तो जो हमने पढ़ा वो काफ़ी कुछ बेसिक्स था, उन पर छोटे क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कभी कभी और भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस पर काफ़ी आते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से देखा जाए। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, चलिए वो देखते हैं क्या कहता है। इन जनरल ए एंड बी अगर दो फाइनाइट सेट हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है, और उसका कार्डिनल नंबर आपको पता होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है, वो होते हैं एन ऑफ ए, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी सेट में। ए इंटरसेक्शन बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपको माइनस करने हैं। चलिए अब इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इस पूरे शेडेड एरिया में जो हमारा ए का पार्ट हो या वो बी का एलिमेंट हो, तो वो पार्ट पूरा का पूरा हमें कवर करना है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए का पूरा एलिमेंट हमने कवर कर लिया, ठीक है, पूरा ए को कवर कर लिया, कॉमन एरिया भी ऑफ कोर्स उसमें इंक्लूडेड था ए का पार्ट में। अब उसके बाद हमने बी का पार्ट लिया, तो बी में हमने फिर से ये कॉमन एरिया फिर से एक बार ले लिया, प्लस बी वाला एक्सक्लूसिव बी वाला पार्ट ले लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो कॉमन एरिया जो था, कॉमन पार्ट था ए और बी का, वो हमने दो बार ले लिया, एक बार सेट ए के साथ और एक बार सेट बी के साथ। जब हमने उसकी काउंटिंग करी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो ये कॉमन जो एलिमेंट्स थे उसकी काउंटिंग दो बार हो चुकी है, इसलिए अब उसे हमें माइनस करना होगा। और ये जो कॉमन एरिया कॉमन पार्ट होता है वही तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो उसको हमने एक बार माइनस कर दिया, तो अब हमारा वो एक बार ही काउंट हुआ। इनिशियल दो बार काउंट हो गया था, उसमें से एक को माइनस कर दिया, तो वो हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर है? वेन डायग्राम से चीज़ें थोड़ी सी जल्दी क्लियर होती है। चलिए अब इसी तरह, अच्छा एक चीज़ और था इसमें कि अगर आपको कुछ कभी क्वेश्चन दे देता है कि ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो भी आप इसी इक्वेशन में आप सेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ए मतलब बाकी तीन एलिमेंट्स दिए रहेंगे, बाकी तीन नंबर्स दिए रहेंगे, तो आपको किसी एक नंबर को फाइंड आउट करना होगा, तो इस इक्वेशन में पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? चलिए जी, अब वो दो सेट के बारे में हमने बात कर ली, अब तीन सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तीन सेट के बारे में भी क्या कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इनके, वो कैसे बताता है। एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को एक बार ले लो, बी को एक बार ले लो और सी को एक बार ले लो, इन सब का एलिमेंट्स काउंट कर लो। तो यहाँ पर हमने देखा तो सब कुछ हम काउंट काफ़ी बार कर रहे हैं,
ठीक है। हमेशा हमारे कॉमन एरिया जो है, कॉमन पार्ट्स जो सब तीनों के कॉमन है, उसे भी हमने काउंट किया, उसको तो 3 बार इनफैक्ट काउंट कर लिया है। और बाकी जो कॉमन थे उसको हमने 2 बार काउंट किया है। दो दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको 2 बार काउंट कर लिया है, तो उसको हमें अकाउंट करना पड़ेगा। चलिए तो देखें क्या कहता है वो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी, इन तीनों को हमने काउंट किया, तो वो पार्ट हमने देख लिया। बाकी हमने सब तीनों के कॉमन है उसको 3 बार किया और इनको 2 बार कर लिया। ये 2 बार कर रखा है, ये 2 बार, ये 2 बार है, ठीक है। और ये तो 3 बार आपने काउंट कर लिया है, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखते हैं क्या हुआ नेक्स्ट। माइनस एन ए इंटरसेक्शन, अब सबके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में से हमने एक एक बार माइनस कर दिया। अब इंटरसेक्शन वाले पार्ट में से माइनस किया तो हमने क्या किया कि इस वाले पार्ट में से एक माइनस किया, तो ये जो दो का जो कॉमन था ए और बी में से, इसको हमने एक माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ ये वाला तो अब 1 हो गया, चलिए ठीक है, इसको एक बार काउंट किया। बट ये वाला भी तो एक बार माइनस हो गया तीनों में जो कॉमन है, क्योंकि वो तो ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ठीक है। तो अब दूसरा वाले को देखते हैं। अब इसी तरह हमने इसे भी माइनस एक बार कर दिया, तो ये अब एक बार काउंट हुआ। अब इसे भी माइनस किया तो ये भी एक बार काउंट हुआ। और इसको हमने 3 बार माइनस कर दिया, क्योंकि तीनों में ये पोर्शन तो है ही। तो अब ये काउंट इसका 0 हो गया, यानी कि इसको अभी तक हमने एक बार भी काउंट ही नहीं किया। तो अब हमें इसको एक बार काउंट कर लेना है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस किया और इसको एक बार काउंट कर लिया। जो तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि ये पोर्शन को, इसको जो बीच का पोर्शन बिल्कुल है वो, उसे हमने एक बार काउंट कर लिया, तो अब ये भी एक बार काउंट हो गया। तो इस तरह से ये सारा एक एक बार काउंट हो गया, और वही ए यूनियन बी यूनियन सी है। क्लियर है? वेन डायग्राम के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की, और कुछ एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास जिससे कि आपको और भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इस पर है यूसेज ऑफ सेट हमने जो पढ़ा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। असल में ये बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे कि अभी रिलेशन एंड फंक्शंस आप पढ़ोगे तो उस पर भी ये, उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। उसको डिफ़ाइन करने के लिए सेट आपको ज़रूरत होती है। आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये सेट का कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज़, प्रोबेबिलिटी, आप मतलब जो भी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स पढ़ोगे आगे, उनमें ये सेट का नॉलेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आपको सेट अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर? तो सेट काफ़ी यूज़फुल है ऐसे। चलिए, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, इसके कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, मैथ्स अर्क चैनल को, और अपने कमेंट्स इसके कंटेंट्स के ऊपर भेजते रहें, जिससे कि हमें पता चलता रहे, हमें एक फीडबैक मिलता रहे कि किस तरह का कंटेंट आपको लग रहा है। चलिए फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, चलिए ये कोई नहीं। तो आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली, 11 लाइक्स टू टेक टी एंड 14 लाइक कॉफ़ी। 11 को चाय चाहिए होती है और 14 को कॉफ़ी, इनको ये पसंद है। अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी लाइक ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी। यानी कि आपने क्या कर रखा है, 20 मेंबर टोटल हैं फैमिली में, उसमें से 11 को चाय पसंद है, 14 को कॉफ़ी पसंद है, और ये मान लिया हमने कि एटलीस्ट एक ड्रिंक तो दोनों को चाहिए ही होती है, लेकिन कुछ को तो खैर दोनों ड्रिंक पसंद हो। तो वैसे में हमें निकालना क्या है कि केवल टी वाले, जिनको केवल चाय पसंद हो, कॉफ़ी पसंद ना हो, वैसे लोगों का हमें फाइंड आउट करना है, उनका काउंट कितना होगा। ठीक है, तो आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमें चलना चाहिए कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर दो, अपने से एक ट्राई करो, बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे तुरंत। ठीक है, तो आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो एक बार पॉज करके इसे अपने से एक बार ट्राई कर लो। तो कुछ लोगों ने अभी तक इसे सॉल्व कर लिया होगा, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया उन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें चीज़ें बेसिक समझ आ गई है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी
माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब चलो इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं सब, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कि हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें कुछ पता चल जाए, तो कॉमन एलिमेंट्स के नंबर के बारे में पता चल जाए तो वो हम टारगेट करते हैं। अब क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले इसे पुट कर देते हैं। तो ये 20 है, ए यूनियन बी, तो 20 हुआ है ना। नंबर ऑफ जो मेंबर्स इन ए फैमिली 20 इज इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ ए, या ए को हम टी वालों को ए कह देते हैं, कॉफ़ी वाले को बी कह देते हैं। ठीक है, तो एन ए टी वाले हो गए 11 प्लस 14 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिनको चाय कॉफ़ी दोनों पसंद है वो नंबर है 5। ठीक है, तो ये चीज़ हमने निकाल ली। अब चलो ये पुट करके देखते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम हमने बना रखा है जिसमें कि टी और कॉफ़ी इस तरह से डिनोट कर रखा है, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इस पर भी आप सोच लेना। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो होगा मेंबर्स इन दिस फैमिली, तो वो 20 होगा, तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट है इस केस में। ठीक है, क्योंकि और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि कोई भी ऐसा है नहीं बंदा जिसे कॉफ़ी या टी दोनों में से कोई एक भी चीज़ पसंद ना हो, तो इसलिए यहाँ जो बाहर का जो एरिया होगा यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ एम्प्टी सेट होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सब इनमें ही फॉल करेंगे। चलिए, तो ये तो कुछ एडिशनल जानकारियाँ थी। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने देखा था वो 5 नंबर हमने डाल दिया। ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट हुआ। अब देखते हैं हमारे पास टी वाले कितने हैं। टी वाले हमारे टोटल थे 11, 5 तो हमने यहाँ ही अकाउंट कर लिया, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे हमारे 6। ठीक है, अब हमारे 5 यहाँ पर, मतलब आंसर तो यहाँ से ही निकल आया अभी कि ओनली टी वाले, तो ओनली एक्सक्लूसिव टी वाले तो 6 हो गए। ठीक है, तो आंसर उसका 6 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे भी बना लेते हैं। ये 14 था कॉफ़ी वाले, तो कॉफ़ी वाले 14 थे, 14 में से 5 आपने माइनस कर दिया, तो आपके कितने बच गए 9। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबका निकाल लिया। तो अब आप यहाँ पर चेक करो तो यहाँ टोटल 20 मेंबर्स होंगे, इन तीनों को सम करेंगे तो 20 मेंबर्स आपके निकला है। और जो 11 का लिख रखा है कि 11 लाइक टू टेक टी, तो 6 + 5 11, टी वाले 11 हो गए, और यहाँ पर 9 + 5 14, 14 कॉफ़ी वाले हो गए। तो इस तरह से हमने सब कुछ निकाल लिया और देख लिया। तो जो आंसर हुआ ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी, तो वो नंबर ये वाला हो गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रहता कि ओनली कॉफ़ी नॉट टी, तो ये नंबर हो जाता। अगर कॉमन का पूछता कि दोनों चाहिए होती है, तो वो ये नंबर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इनिशियल कहा था कि हम जो कॉमन नंबर्स हैं उसे फाइंड करने में हमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उससे हमारा ये बेनिफिट होता है कि वो हमने कॉमन निकाल लिया, तो उसके बाद हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं कि एक्सक्लूसिव वाले कितने हैं, तो उसी से हमने उससे ब्रेक कर करके चीज़ों को निकाल लिया। इसलिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कॉमन वाले नंबर पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ईजी था, अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन कहता है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all 3 newspapers. तो फाइंड आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो आपको एग्जैक्टली 1 निकालना है। तो चलिए ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर भी हम सबसे पहले कॉमन वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन तो काफ़ी सारे हैं, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कॉमन या 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कॉमन। तो यहाँ पर सिंस 3 सेट है, इसलिए हम तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कॉमन को सबसे पहले टारगेट करेंगे। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन पहले ही दे रखी है कि 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तो वो ये वाला पोर्शन है। ये क्योंकि तीनों सेट में ये पार्ट कॉमन है ना, तो वो हमने 3 डाल दिया। अब चलिए, अब वहीं से पीछे बैकग्राउंड ट्रेस करते हुए हम चीज़ें को निकालने की कोशिश करते हैं। 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई का जो कॉमन है वो ये एरिया है, और इस एरिया में कहता है कि 8 बंदे हैं जिन्होंने ये टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ 3 तो पहले से ही हो रखा है, तो यहाँ आपको पहले बचे जो 5 हैं उनको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब 8 हो गए, है ना। चलिए इसी तरह पीछे की ओर चलते हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11, अब एच एंड टी, एच और टी वाले पोर्शन को देखें। एच टी वाला पोर्शन ये हो गया, तो यहाँ पर हमने 3 को तो पहले ही काउंट कर लिया, तो बच गया मेरे 8 और 3 11 होते हैं ना, तो ये 11 एच और टी वाले हो गए। अब हम और पीछे आते हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई। अब 9 ऐसे हैं जो एच एंड आई, एच और आई का ये एरिया हुआ और ये कॉमन वाला एरिया हुआ, और ये 9 है, तो यहाँ 3 हमने पहले ही ले लिया, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 और 3 9 हो गया। अब 26 कहता है रीड न्यूज़पेपर आई। 26 जो है वो ऐसे हैं जो आई न्यूज़पेपर ही केवल पढ़ते हैं, आई मतलब आई पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कॉमन भी होंगे। तो ये मेरा आई का देखते हैं। आई में हमने पहले से ही कितने ले रखे हैं, 6 3 9, 9 और 5 14, है ना। तो 14 हमने पहले ही ले रखे हैं, और ये कहता है 26, यानी कि 26 माइनस 14 दैट इज़ 12। यहाँ 12 आ गए। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट क्या है। न्यूज़पेपर टी जो है वो कितने पढ़ते हैं, वो भी 26 लोग पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर टी का देखते हैं। टी ये रहा हमारा, और टी जो है ये कितने हैं, 8 8 3 11 और 5 16, 16 तो यहीं से आ गया, तो यानी कि 10 बचे। 26 माइनस 16 निकाल लिया हमने, तो ये 10 बच गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 25 रीड न्यूज़पेपर एच। एच जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे कहते हैं 6 3 9 और 8 पहले से ही हैं, यानी कि 17 तो पहले से ही हैं, तो 17 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया जो हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बंदे हुए। ठीक है, तो सब पोर्शन में हमने जहाँ पर हमने शुरुआत जो करना था वो सबसे कॉमन से शुरू किया, और उसके बाद 2 वाले कॉमन से शुरू किया, और ऐसे करते हुए हमने सब कुछ निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं। अब सर्वे जो था वो 60 पीपल का था। ठीक है, 60 पीपल में इतने लोग इस तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अब कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये जो लोग हुए इन सब का अगर हम सम निकाल लें तो वही हमारा एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर वाले लोग हो गए। चलिए अब इसका सम देख लेते हैं। 12 8 12 और 8 20 और 10 30, 30 30 और 6 26, 26 और 3 29, 29 और 5 34, 34 और 8 34 और 8 कितने होते हैं, 34 8 42 42। तो ये मेरे 42 हो गए। इन सबको हमने सम कर दिया, ये 42 नंबर आ गए। ठीक है, यानी कि कुछ नंबर यहाँ पर बाहर में भी आएंगे 42। तो 18 ऐसे लोग हैं जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। वो 60 लोगों में 18 ऐसे लोग हुए जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन मतलब एक्सक्लूसिव, केवल एच वाले, केवल टी वाले और केवल आई वाले। तो इन सबको सम कर दो, 12 + 8 + 10 यानी कि 30। तो ये हो गया 30 आपका। अच्छा, ये इसमें कुछ गलत कर दिया क्या मैंने। 30 तो इन तीनों का ही हो गया था सम। 30 के बाद फिर 39, 39 5 44 44 और 8, ये तो 52 हो जाएगा। 52 है प्लस में, यहाँ कुछ हमने गलत कर दिया था, ये 52 हुआ। यानी कि फिर ये 8 लोग ऐसे हो गए, कम लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। 8 लोग ही हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बाकी 60 में से बाकी सारे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन इस तरह निकल आया। तो हमेशा इस चीज़ों में हमें याद रखना होता है कि हमेशा हमें सबसे कॉमन वाले को पहले पकड़ना और उसके बाद हमें बैकवर्ड ट्रेसिंग करते हुए चलना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये होम असाइनमेंट है कुछ, तो इसको आप या तो अपना
तुरंत स्नैपशॉट लेकर के देख सकते हो और उसके बाद आप असाइनमेंट अपने कर सकते हो। मैं कुछ कुछ हिंट्स बता देता हूँ। इस फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस ऑफ इंडिया इज सेट, इस पर आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इज़ योर चाइल्डहुड क्रश ए सेट। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन गया। चलिए, तो चाइल्डहुड क्रश, तो जो आपको बचपन में काफ़ी फेवरेट हो उसे आप चाइल्डहुड क्रश कहते हो, ठीक है। तो अब इसका मैं थोड़ा सा हिंट्स और दे देता हूँ कि जैसे कुछ लोगों के लिए होता है कि ठीक है भाई मुझे कोई पसंद ही नहीं था तो उसके लिए वो एम्प्टी सेट, कुछ के लिए सिंगलटन सेट हो जाएगा कि हाँ जी ये था मुझे पसंद, ठीक है, वो हो गया। और कुछ थोड़े दिलदार वाले होंगे, है ना, उनके लिए तो बिल्कुल सेट में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे मुझे ये पसंद ये पसंद ये पसंद, ठीक है। तो ये हिंट साहब, आप इसके बाद आप ये डिसाइड करो कि वो एक सेट है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल वेयर a माइनस बी इज इक्वल टू a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक है। a माइनस बी और a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b आर द सेम, ठीक है। इस पर आपको सोचना है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x एंड y आर टू सेट सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ x ऐसा है, कार्डिनल नंबर ऑफ y इतने हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y इतना है, तो आपको x इंटरसेक्शन y का कार्डिनल नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन आपको इजी एक फार्मूला में पुट करना है, सब कुछ निकल आएगा, तो इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक्स टीम इन सर्टेन स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल, 26 इन हॉकी, 29 इन द फुटबॉल टीम। 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play these two game football and basketball and 8 play all the 3 games. How many members are there in all? तो ये जब जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था कि 3 सेट बना करके उसका कॉमन निकाल करके उस तरह से हमें चलना होता है। तो सबसे पहले तीनों जो कॉमन प्ले कर रहे हैं वो जैसे 8 बंदे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, तो इनको पहले हमें लेना है और इनको पुट किया उस डायग्राम में, तो उसके बाद आपका आंसर बैकवर्ड ट्रेसिंग से निकलता जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन ये सेट इज इक्वल टू इस तरह का। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आप बना सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं, क्विक वॉक थ्रू पूरे चैप्टर का, और उसके बाद हमारा सेशन ये एंड होगा, ठीक है। तो चलिए अब वो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है तभी उन्हें सेट कहते हैं। और सेट को हम जो भी कंटेंट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं, और उसे हम डिनोट इस तरह से करते हैं, कोई से भी एलिमेंट्स जो होंगे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होंगे। कैपिटल लेटर से जनरली डिनोट किया जाता है सेट को। और जो अगर हमें कॉमन एलिमेंट की बात करनी है तो जैसे ए हम कह देंगे, स्मॉल लेटर में कह देंगे, तो वो एक जेनरिक एलिमेंट इन चारों एलिमेंट के लिए हो जाएगा। और उसके बाद एक एप्सिलॉन सिंबल, ग्रीक सिंबल जो एप्सिलॉन होता है उसे हम यूज़ करते हैं, जो डिनोट करता है कि बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, ठीक है। और अगर कहीं पर हमारा ए एलिमेंट ऑफ ए, अब हमें कोई एक एलिमेंट बताना है कि ये एलिमेंट नहीं है, तो उसके लिए एप्सिलॉन को हम कट कर देते हैं और इस तरह से ए का ये 5 एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। चलिए आगे चलें। उसके बाद कुछ एग्जांपल देखा था हमने। अब मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। उसमें सबके सब एलिमेंट्स हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट में दिख जाते हैं कि ये एलिमेंट हैं, फलाने एलिमेंट्स हैं, और उसमें हमें कोई और कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। बट सेट बिल्डर फॉर्म में आपका कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ केवल प्रॉपर्टी या रूल दिखाया होता है, और उसके बाद आपको एक्चुअल एलिमेंट्स निकालने के लिए थोड़ा से एफर्ट अपनी तरफ से डालनी पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए x such that a is a set where having element x such that x is a letter of word class, या a is a set of elements x such that x is a positive integer and x square is less than 40। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और रोस्टर फॉर्म में इसे हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन कभी आ जाते हैं जो आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि कोई भी उसमें एलिमेंट्स ना नहीं होगा, उसे एम्प्टी सेट या नल सेट, वाइड सेट कुछ भी कहते हैं, और वो डिनोट करने के लिए हम फाई से करते हैं। इस तरह फाई से भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट तुरंत कर देते हैं, और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो एम्प्टी सेट हो जाता है। सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट में जस्ट एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट ही होगा।
तो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक 5 एलिमेंट है, बस एक ही एलिमेंट है, उसे हमने सिंगलटन सेट कहा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट सेट होगा जो कि एम्प्टी सेट हो या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। जो जो टर्म्स हम इसमें यूज़ करते हैं सेट थ्योरी में वो सारे देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट कहा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उन्हीं को हम फाइनाइट सेट का कहते हैं कि ऑर्डर है। उसको कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है, डिनोट करने के लिए ओ ए से या एन ए से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट सेट होता है कि इक्विवेलेंट सेट में आपके दो सेट हैं फाइनाइट सेट, उनके आपके कार्डिनल नंबर अगर इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। उनके अंदर के एलिमेंट्स देखे नहीं जाते, उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल सेट होता है कि जब हमारे दो सेट जो हैं वो उनके सब के सब एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हों, या हम इस तरह से कह सकते हैं दो इक्विवेलेंट सेट हो और उसके बाद उनके जो एलिमेंट्स जो हैं वो मैच करें। सब के सब एलिमेंट, एक का एलिमेंट जो होगा वो दूसरे में एग्जिस्ट करे और दूसरे का पहले में एग्जिस्ट करता हो, तभी उसे इक्वल सेट कहेंगे। सबसेट ऑफ कोर्स एक और पॉइंट यहाँ पर था कि उसकी ऑर्डरिंग नहीं देखी जाती, डुप्लीकेसी नहीं देखी जाती। नेक्स्ट सबसेट, सबसेट इस तरह से हम डिनोट करते हैं, सी के जैसा दिखता है ये। और ये होता है कि आपका सबसेट हम तभी एक सेट को कहेंगे, एक सेट A इज़ ए सबसेट ऑफ सेट B अगर सारे के सारे एलिमेंट जो A के हैं वो एलिमेंट ऑफ B होंगे ही होंगे, तभी उसे सेट सबसेट कहेंगे। A इज़ ए सबसेट ऑफ B। चलिए जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमने B एक सेट लिया, तो उसके मान लिया एक हमने दूसरा सेट B ले लिया और उसके ये दोनों एलिमेंट्स हैं, तो उसको हमने 3 और 4 एलिमेंट हैं, तो A इज़ ए सबसेट ऑफ B या A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि प्रॉपर कहेंगे जब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कम हो ही हो, ठीक है, तभी प्रॉपर कहा जाएगा, अदरवाइज इसे केवल सबसेट कहा जाता है। प्रॉपर सबसेट कहते हैं जब ऐसा कुछ एग्जांपल हो। ठीक है, A 1 2 3 या प्रॉपर सबसेट है 1 2 3 4 का, क्योंकि 4 उसमें नहीं है, और बाकी केसेस में उसे हम सबसेट भी कह सकते हैं जनरल टर्म्स में। चलिए ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल ये काफ़ी काम की चीज़ है, तो इसे हमें देखना चाहिए अच्छे से। तो ओपन इंटरवल जब हम कहते हैं जब हमारा वो एलिमेंट उसमें इंक्लूडेड हो, जैसे कि ए हमारा इसमें इंक्लूड कर दिया हमने और यहाँ पर बी हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो इस तरह को हम कहेंगे, उसे हम डिनोट इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, और जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होगा उसे हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, कर्व ब्रैकेट से। चलिए, और इसको अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो हॉलो सर्कल से डिनोट करते हैं ओपन वाले को। ठीक है, अब पावर सेट पावरफुल सेट है ये, तो इसका होता है सब कलेक्शन ऑफ जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको इस पावर सेट में डाल दिया जाता है, सारे के सारे सबसेट उसमें आएंगे ही आएंगे। और इसका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to power n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A। ठीक है, इज इक्वल टू 2 to power n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। यूनिवर्सल सेट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करें वहाँ पर ऐसा एक सेट जो सबसे बड़ा हो उन सब में, उन सब को जो भी हमें चाहिए वो सब उसमें एग्जिस्ट करे ही करे, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। वेन डायग्राम, इस तरह के डायग्राम जो भी हम यहाँ पर बना रखा है, ये यूनिवर्सल सेट का एक डायग्राम बना रखा है, उसी तरह के डायग्राम से जब हम रिप्रेजेंट करने लगे सब रिलेशनशिप को इसके, तो ये हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में भी हम काफ़ी यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम नोट पे आते हैं। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है। और A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, ये इम्प्लाई करेगा A और B दोनों इक्वल हैं, दोनों सेट इक्वल हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to power n। ये तो हमने फार्मूला भी देखा ही था। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स इज 2 to power n - 1, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आपके कम होना ही चाहिए, तो वो आप जो लास्ट में सब सारे एलिमेंट जो लिया करते हैं उसको आपको माइनस करना होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एक कम होता है। एम्प्टी सेट 5 है। 5 इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद के तो वो नहीं होगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है,
इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए थे, इसके बाद ऑपरेशंस पे आ गए थे। ऑपरेशंस जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे रियल नंबर पे करते हैं, उसी तरह के ऑपरेशंस जो हम सेट पर हैं वो सीखे थे हमने। तो यूनियन ऑफ सेट होता है। यूनियन ऑफ सेट में ये होता है कि उसको डिनोट करते हैं यू से, और उसे हम ऐसे देखते हैं कि वो एलिमेंट ए का भी पार्ट हो या फिर बी का पार्ट हो, उन सबको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं यूनियन में। तो ये जो हमारा जो शेडेड पोर्शन है ए और बी का, वो हम यूनियन कहते हैं उसे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में कॉमन हो, ठीक है, इसमें भी कॉमन हो, वो एलिमेंट एग्जिस्ट करे और इसमें भी दूसरे सेट में भी करे, और उसको यूनियन का अपोजिट से उल्टा यू की तरह डिनोट करते हैं। और वो जो है कॉमन एरिया है वेन डायग्राम में, इस तरह से शेडेड एरिया जैसे हमने दिखाया वो इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। डिसजॉइंट सेट में तो दोनों सेट एक दूसरा से कोई बात ही नहीं करते, बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। डिफरेंस ऑफ सेट होता है। डिफरेंस ऑफ सेट में आपको ऐसा करना पड़ता है एक्सक्लूसिव एक सेट में का पार्ट हो तभी उसे कहा जाता है। तो इसका मतलब आपको पूरे सेट में से, जैसे मान लिया a माइनस बी निकालना है, तो आप एक तरह से ऐसे सोचो कि पूरा सेट a ले लो और उसमें से कॉमन पार्ट को, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दो, तो उससे वो आ जाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में एक्सक्लूसिवली इनटू ए और या एक्सक्लूसिवली इनटू बी, उसे सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एक ट्रायंगल से। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी या बी एंड ए फॉर दैट मैटर, वो दोनों एक ही होंगे, और वो होंगे एक्सक्लूसिवली इनटू ए प्लस एक्सक्लूसिवली इनटू बी, यूनियन होता है, ठीक है। चलो जी आगे चलें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में ऑफ कोर्स हैं, तो उसको डिनोट करने का तरीका हो गया ए डैश से करते हैं, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ए सी को हम पावर की तरह एक दिखा देते हैं, और उसे इस तरह से जब हम वेन डायग्राम में बनाते हैं तो वो ये शेडेड पोर्शन हमारा दिख जाएगा। ए के अलावा जो भी कुछ है वो सब आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। डी मॉर्गन्स लॉ है, वो कहता है कि जब भी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन को आप अपोजिट कर दोगे और तो अपोजिट होकर के वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा ये हो गया। और सेकंड वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो कहेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट हटाने पर ए कॉम्प्लीमेंट बना और इसको इन्वर्स कर दो तो ये यूनियन बन जाएगा, यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो इस तरह हम एन ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरह हमने 3 वाले का भी देख लिया था कि एन ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, इन तीनों को सम करो, उसके बाद फिर 2 एट ए टाइम को माइनस करो, ए इंटरसेक्शन बी वाले को माइनस करते जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को माइनस किया, प्लस तीनों के इंटरसेक्शन, तीनों का जो कॉमन एरिया उसे ऐड कर दिया, तो वो हमारा आ गया। यूसेज ऑफ सेट की बात करें तो यूसेज, ये सेट हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस में काम आता है और काफ़ी चीज़ों में कॉन्सेप्ट बताने में काम आता है। ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, बहुत जगह, बहुत एरिया ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में ये काम आता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन बना करके सॉल्व करके देखा था, तो उसमें जो हमें रूल याद रखना है वो हमें इस तरह से देखना है कि सबसे पहले हमें कॉमन वाली चीज़ों पर टारगेट करना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल वो मेथड यूज़ होता है। और इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन बनाया था, तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें थी, तो तीनों के कॉमन वाले को सबसे पहले हमने निकाला और उसके बाद बैकग्राउंड ट्रेस करते हुए हम बढ़ते गए और इस तरह हमने निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद तो होम असाइनमेंट था, आपको अगर चाहिए तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। मैथ्स अर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट और सजेशन हमें भेजते रहें, वो हमें मोटिवेट भी करते हैं और हमें एरियाज़ बताते हैं कि जिस पर हमें काम करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।